स्कूल में सिर्फ खिचड़ी नहीं चाहिए मोदी जी। कोचिंग माफिया एक देश एक पाठ्यक्रम के खिलाफ हैं। स्कूल माफिया एक देश एक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ हैं। और 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेचने वाले स्कूल एनसीईआरटी लागू करने के खिलाफ हैं। देश में 33 मिलियन बेरोजगार हैं। 81.35 करोड़ जनता जो 2 वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ है, जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर है, वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को सीए बनाना चाहते हैं, जिनकी मजदूरी का अधिकांश भाग यहां तक कि घर जमीन बेचकर भी बच्चों को ऐसे शिक्षा बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। जिसका संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए कहा गया हो, वह शिक्षा की नीति निर्धारण में जनता की कोई भागीदारी दिखाई देती है? हर रोज 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी कर रहे हैं आत्महत्या। मतलब हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। न्याय कब मिलेगा सब इंतजार में है। न्यायाधीश भी अब खुद कतार में है। चर्चा है चपरासी मजदूर किसान के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाते हैं साहब, क्योंकि सबके सब अब खुद सरकार में है। नमस्ते प्रिय साथियों। भारत में 26.5 करोड़ से अधिक छात्र हैं। 2021-2022 की नवीनतम यूडीआईएससी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2,54,327 शहरी क्षेत्र और 12,34,728 ग्रामीण क्षेत्र दोनों मिलाकर कुल लगभग 14,79,115 स्कूल हैं। इन 14,79,115 स्कूलों में से सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 10,22,386 है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 82,480 है। निजी स्कूलों की संख्या 3,35,844 है। अब इन 14,79,115 स्कूलों में मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड मिलाकर कुल लगभग 65 शिक्षा बोर्ड हैं। आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट बताती है कि भारत में 28,453 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं। इन 28,453 सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं, इनमें से 21,479 स्वतंत्र सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। 4406 सरकारी स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड के, 1202 केंद्रीय विद्यालय हैं सीबीएसई बोर्ड के, 630 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं सीबीएसई बोर्ड के और 235 सहायता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। भारत में आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों की कुल संख्या लगभग 2752 है। भारत में राज्य बोर्ड के स्कूलों की संख्या 2,71,663 है। साथियों, भारत में अधिकांश स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंध है। सीबीएसई बोर्ड से संबंध स्कूलों में एनसीईआरटी किताबें और सिलेबस फॉलो होता है। देश के ज्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं का सिलेबस भी इसी पर आधारित है। जो भी छात्र भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है या तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्कूली स्तर पर सीबीएसई बोर्ड से की गई पढ़ाई फायदेमंद साबित होती है। आप नीट ले लो, जेई मेन ले लो, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं का सिलेबस एनसीईआरटी के आधार पर तय किया जाता है। साथियों, अब आप एक चीज को समझ लीजिए कि 26.5 करोड़ छात्र हैं, 14,79,115 स्कूल हैं, सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड कुल मिलाकर 65 शिक्षा बोर्ड हैं। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। नीट, जेईई मेन आदि प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो मैं इन सरकारों से पूछता हूं, अन्य शिक्षा बोर्ड क्यों? जब छात्र का उज्जवल भविष्य सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम तय करता है। इसी भेदभाव और षड्यंत्रकारी नीति के कारण ही कक्षा 12 के बाद एंट्रेंस और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के नाम पर कोचिंग माफिया मोटी मोटी फीस वसूलते हैं। सरकार पूरे देश में वही एक शिक्षा बोर्ड, वही एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं पढ़ाती? साथियों, देश में 33 मिलियन बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नामांकित लगभग 111.5 मिलियन किसान हैं। 14.82 करोड़ मनरेगा श्रमिक, जिन्हें साल में सिर्फ 100 दिन काम मिलता है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 50 करोड़ श्रमिक हैं। और मैं
एक शब्द में कहूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल और गेहूं 1 किलोग्राम दाल लेने वाली 81.35 करोड़ जनता जो 2 वक्त का भोजन जुटाने में असमर्थ है, जो सरकारी योजनाओं पर निर्भर है, वो भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को वकील बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, वे भी अपने बच्चों को सीए बनाना चाहते हैं, जिनकी मजदूरी का अधिकांश भाग, यहां तक कि घर जमीन बेचकर भी बच्चों को ऐसे शिक्षा बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकें। उसके बाद भी देश में रोजगार नहीं है सभी के लिए, और रोजगार भी बाद की बात है। पहले उस शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम तो पढ़ाया जाए जिस पाठ्यक्रम से किसान, मजदूर, गरीब परिवार के बच्चों को भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा, इनकी प्रतियोगी परीक्षा, नीट, जेई मेन आदि परीक्षाओं में वे उत्तीर्ण हो सकें। अनपढ़ माता पिता भी नहीं चाहते कि उनकी संतान अनपढ़ रह जाए, इसलिए एक देश, एक शिक्षा बोर्ड और एक पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। भेदभाव तभी समाप्त होगा। गरीब के बच्चे भी वह पाठ्यक्रम पढ़ें जो पूंजीपतियों के बच्चे पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। स्कूल में सिर्फ खिचड़ी नहीं चाहिए मोदी जी। मोदी जी, हमें स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी नहीं चाहिए, समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम चाहिए मोदी जी। सिविल सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, सीपीएमटी, आईआईटी, जेईई, AIEEE, जितनी भी ये परीक्षाएं हैं, चाहे कैट है, मैट है, ओपन मैट है, सीटेट है, कैट है, गेट है, एनडीए है, सीडीएस है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर पूरे देश में एक है, तो एक ही शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, एक ही पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जज उन्नीकृष्णन ने 1993 में ही फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के नाम पर 86वां संशोधन करने की क्या जरूरत थी? दरअसल 86वें संशोधन के अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस रीति से दी जाएगी जो राज्य कानून निर्धारित करेगा। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या हो, यह तय करने का अधिकार संविधान प्रदत्त न होकर वैसा होगा जैसा राज्य की सरकार चाहेगी। जब किसी भी अन्य मौलिक अधिकार के बारे में सरकार को ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं है, ऐसी शक्तियां हासिल नहीं है, तो शिक्षा ही क्यों? यह आज की जरूरत है कि समान सरकारी शिक्षा की नींव रखी जाए। इसलिए अनुच्छेद 21 के समाप्त कर देश में एक देश, एक शिक्षा बोर्ड, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। फीस के हिसाब से स्कूलों की सुख सुविधाएं अलग अलग हों तो यह बात समझ में आती है, लेकिन अमीर गरीब छात्रों की किताबें भी अलग अलग हों, यह बात बिल्कुल समझ से परे है। प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर एक है तो अमीर और गरीब के बच्चों का सिलेबस अलग अलग क्यों है भाई? उनको समान अवसर कैसे मिलेगा? कैसे सबको समान अवसर मिलेगा? एक पाठ्यक्रम तय हो, वही कक्षा 1 से लेकर 12 तक पूरे देश में पढ़ाया जाए, वही मदरसे में पढ़ाया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, मंत्री, जनता, सबके बच्चों को एक जैसी किताबें पढ़ाई जाएं। प्रतिभा कभी भी परिस्थितियों पर आश्रित नहीं होती। प्रतिभा समस्त विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उभरकर सामने आती है। लेकिन नेताजी, किताबें तो एक समान पढ़ाओ, प्रतिभा क्या करेगी जब शिक्षा की किताबों में भेदभाव है? सब मनुष्य बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। इसलिए शिक्षा की किताबें भी एक समान देश में पढ़ाई जाए। समान शिक्षा का कानून जनजातीय समुदाय, पिछड़े वर्गों के बच्चों के साथ न्याय होगा। उन्हें भी समान शिक्षा देकर समान विकास का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? भारत की सांस्कृतिक यात्रा में सभी जातियों का, सभी समुदायों का जब बराबर का योगदान है, फिर समान शिक्षा कानून क्यों नहीं लेकर आया जा रहा? क्यों एक जैसा पाठ्यक्रम पूरे देश में नहीं पढ़ाया जा रहा? क्यों अमीर गरीब के नाम पर शिक्षा की किताबों में भेदभाव है? और जब सबके लिए समान नहीं है तो ये कैसी शिक्षा नीति है? अमीर गरीब, अगड़े पिछड़े के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। समान शिक्षा से ही देश में समता आएगी, समान शिक्षा से ही देश में समरसता आएगी, समान शिक्षा से ही देश में समानता आएगी। पूरा देश चाहता है कि भारत एक हो। इसलिए एक देश, एक शिक्षा बोर्ड, एक पाठ्यक्रम। समान शिक्षा कानून ही भविष्य के भारत में क्रूरता, नफरत, हिंसा, दंगे, आतंकवाद नहीं पनपने देगा। कोई भी देश
सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर अग्रणी तभी रह सकता है जब वहां की शिक्षा प्रणाली सभी वर्गों के लिए एक समान हो। समान शिक्षा कानून के बिना मोदी जी राम राज संभव नहीं है। राम और निषाद राज एक स्कूल में पढ़ते थे। राम राज्य में एक पाठ्यक्रम लागू था। कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे। द्वापर में कृष्ण और सुदामा को समान शिक्षा मिलती थी। आज के युग में भी ऐसा संभव है, लेकिन आप सभी को अपने घरों से बाहर निकलना होगा और विद्यार्थियों के हित में, इस देश के छात्रों के हित में, इस देश के स्टूडेंट्स के हित में हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि भारत बचाओ आंदोलन की मांग है समान शिक्षा कानून। हमारी मांग का समर्थन करना होगा। शिक्षा के सहारे समाज में असमानता और भेदभाव को सुदृढ़ किया जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश में जिसका संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए कहा गया हो, वह शिक्षा की नीति निर्धारण में जनता की कोई भागीदारी दिखाई देती है? जनता की मर्जी पूछी जाती है? बिल्कुल नहीं पूछी जाती। पूरे देश में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, जिसे जिस भाषा में पढ़ना है पढ़े। मातृभाषा में एक सामान्य पाठ्यक्रम न केवल एक सामान्य संस्कृति के कोड को प्राप्त करेगा, असमानता और भेदभाव के मूल्यों को दूर करेगा, बल्कि गुणों को भी बढ़ाएगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, जिसकी वर्तमान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यह देश के विद्यार्थियों के विचारों को ऊंचा करेगा, जो समान समाज के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाते हैं। समान पाठ्यक्रम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अधिकारों को केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर भेदभाव के बिना समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों में बटी इस स्कूली शिक्षा को एक जैसा स्वरूप देने के लिए देश भर के स्कूलों के लिए एक समान कॉमन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए और देश भर के सभी स्कूली छात्रों का एक पाठ्यक्रम करने के लिए हम सभी को समान शिक्षा संहिता का समर्थन करना चाहिए। साथियों, संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए और समान शिक्षा से ही सभी को समान अवसर मिलेगा। लेकिन कोचिंग माफिया एक देश एक पाठ्यक्रम के खिलाफ हैं, स्कूल माफिया एक देश एक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ हैं और 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेचने वाले सभी स्कूल एनसीईआरटी लागू करने के खिलाफ हैं। यदि निष्पक्ष जांच हो तो सब सच देश के सामने आए। कैसे कोचिंग माफिया पेपर लीक कर छात्रों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, शासन प्रशासन सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन मौन साधे बैठा है। समान शिक्षा छात्रों का अधिकार है। राजनीतिक पार्टियां भी राइट टू एजुकेशन से आगे बढ़कर राइट टू इक्वल एजुकेशन का समर्थन करें, और आज समय की मांग है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2019 के अनुसार हर रोज 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब हर घंटे एक विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। साथियों, आज ऑफिस जाते समय जरूर सोचिएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उन्हें समान शिक्षा मिल रही है? उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य नहीं है? देश की राजनीतिक पार्टियां अच्छे से एक बात को समझ लें कि विद्यार्थियों के अधिकारों को नजरअंदाज करने से अब ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। फ्री में आप बिजली दे सकते हैं, फ्री में आप पानी दे सकते हैं, फ्री में आप नमक चना तेल दे सकते हैं, पर समान शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है और नेताजी के पास सवालों का जवाब नहीं है। स्कूल माफिया वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं चाहते, कोचिंग माफिया वन नेशन वन सिलेबस नहीं चाहते, और बुक माफिया सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें नहीं चाहती। 70 सालों से देश में शिक्षा माफियाओं के फायदे के लिए जिन विद्यार्थियों को धोखा दिया जाता रहा है, हम उन विद्यार्थियों के साथ हैं और उनकी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी लड़ाई उन गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों के अधिकारों की है, जिन्हें अमीरों के बच्चों से अलग किताबें पढ़ाई जा रही है। आज बच्चा बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन बेहतर कल नहीं बनता, क्योंकि किताबों में भेदभाव है। आप भी अपनी बच्चों की किताबों के लिए, आप भी अपने बच्चों के लिए समान शिक्षा कानून की मांग करें। देश के हर गरीब बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है और हम ये लेके रहें। समान शिक्षा पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हैरान हूं, छात्र संघ के नेता आज समान शिक्षा की मांग के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे, वह इस पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मेरी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक गांव और शहर के बच्चों की, किसान और कृषि मंत्री के बच्चों की, जनता और नेता के बच्चों की, मजदूर और फैक्ट्री मालिक के बच्चों की किताबें एक नहीं हो जाती। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि आपकी सैलरी का कितना बड़ा भाग हर महीने सिर्फ स्कूल की फीस में चला जाता है। यदि किताबें समान हो गई तो हम सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं, और महंगे स्कूल में हाथ जोड़कर डोनेशन देकर एडमिशन कराने का झंझट भी नहीं रहेगा।
महंगी किताबों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हमारे देश के बच्चे ही देश का भविष्य हैं, उनकी सफलता में ही देश का भविष्य उज्जवल है, और मुझे खुशी है कि हम देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, मुझे लगता है कि हम सभी को एकजुट होकर, एक साथ, कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हम अपने ऑफिस की छुट्टी लेते हैं, एसडीएम कार्यालय में जाते हैं, डीएम कार्यालय में जाते हैं, वहां अपना आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद प्राइवेट स्कूल वहां से एडमिशन नहीं लेते, उसके बाद हम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, रो पीट के अपने बच्चों का एडमिशन वहां करा भी देते हैं। तो वहां हर वर्ष ड्रेस बदल जाती है, महंगी महंगी किताबें हैं, और अन्य चीजों को मेंटेन करने में हमारी सारी कष्ट कर्म की कमाई चली जाती है, और हम जीवन यापन करने के लिए निरंतर कर्जे में डूबते जा रहे हैं। समान शिक्षा आने से आपके ऊपर पड़ने वाला ये अननेसेसरी बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी सीमित कमाई में अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे। हम सभी को एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। हम सभी को एकजुट होकर समान शिक्षा की मांग करनी है, और इस मांग के लिए 8 अगस्त दिल्ली जंतर मंतर पर समान शिक्षा कानून के समर्थन में, एक देश एक शिक्षा बोर्ड एक पाठ्यक्रम के समर्थन में प्रधानमंत्री जी को 1 करोड़ हस्ताक्षर समर्थन सौंपेंगे। आप भी joinsif.com पर जाकर अपना बहुमूल्य समर्थन